हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। जब भी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की या फिर ईवी कन्वर्जन्स की, तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यानी कि मोटर के सिलेक्शन के दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला तो होता है या तो हम लोग हब मोटर का यूज़ कर लें, या फिर सेकेंड बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है कि हम लोग मिड ड्राइव मोटर का यूज़ करें। पर आप लोगों ने ये देखा होगा कि जितने भी हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, स्पेशली अगर टू व्हीलर्स की बात करें, हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें या मोटरसाइकिल की बात करें, तो उसमें नॉर्मली हम मोटर की जगह पर मिड ड्राइव मोटर का ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए लेता हूँ अथर 450X। इसके अलावा ओला का अपकमिंग स्कूटर ले लें, या फिर इसके अलावा हम लोग अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो रिवोल्ट RV400। इन सभी बाइक्स की स्पेशलिटी ये है कि इनकी जो क्लेम स्पीड है वो 80 से लेकर 100 kmph की है। यानी कि हाई परफॉर्मेंस जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं उसमें सिर्फ मिड ड्राइव मोटर का ही यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सभी हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक्स में मिड ड्राइव मोटर्स को ही प्रेफर किया जाता है, और हम मोटर की ऐसी क्या लिमिटेशंस है कि जब भी बात आती है हाई परफॉर्मेंस की, हाई स्पीड की, हाई एक्सीलरेशन की, तो हम मोटर वहाँ पर यूज़ नहीं की जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि क्यों हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मिड ड्राइव मोटर ही सबसे बेस्ट होती हैं। अगर हम लोग बात करें हम मोटर की कुछ मेजर लिमिटेशंस की, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका फिक्स आरपीएम और स्पीड। इसके अलावा फिक्स टॉर्क। इसके अलावा एक और जो मेजर लिमिटेशन होती है हम मोटर की, वो होती है अनस्प्रंग इफेक्ट, जिसके कारण कि आपकी राइड हैंडलिंग, राइड क्वालिटी, राइड कंफर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, इफिशिएंसी और उसके बाद में टेक्नोलॉजी। हम लोग अब इन सभी लिमिटेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात करें मिड ड्राइव मोटर की, तो मिड ड्राइव मोटर के केस में ये सारी की सारी जितनी भी लिमिटेशंस होती है वो नहीं होती हैं, बल्कि मिड ड्राइव मोटर के केस में हम लोगों को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ताकि हम लोग अपने अकॉर्डिंगली आरपीएम अचीव कर पाएँ, टॉर्क अचीव कर पाएँ। इवनली हम लोग इफिशिएंसी को भी अपनी एवरेज ट्रेवल स्पीड के अकॉर्डिंगली मिड ड्राइव मोटर के केस में अचीव कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी मिलती है हम लोगों को मिड ड्राइव मोटर के केस में, और राइड क्वालिटी, कंफर्ट और हैंडलिंग मिड ड्राइव मोटर के व्हीकल्स जिसमें मिड ड्राइव मोटर लगी रहती है उसमें काफ़ी अच्छी होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम मोटर के कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स की, कुछ पॉपुलर स्टैंडर्ड्स की, जिसकी स्टार्टिंग होती है 250 वॉट से। सबसे पहले अगर मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, सबसे पहला आता है आपका रिम डाया, जो कि 10 इंच का है। 36 का फिगर जो है यहाँ पर ये ऑपरेटिंग वोल्टेज का है। 250 मोटर का वाट हो गया, 210 आरपीएम हो गया। इस तरह से अगर हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो सबसे लास्ट में आपको जो मोटर दिखेगी उसमें रिम डाया आपको मिलने वाला है 10 इंच का, 48 ऑपरेशनल वोल्टेज, और पावर इसका 2000 वॉट है। और इसका जो आरपीएम है, सबसे ज़्यादा आरपीएम है बाकी मोटरों के कंपेरिजन में, जो कि है 570। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंगली आरपीएम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर आप ये नोटिस करेंगे कि जो आरपीएम आते हैं वो आते हैं हमारे 16 kmph से स्टार्ट होते हुए, जो कि 250 वाट की मोटर में हमको मिलते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं 2000 वाट की मोटर के लिए, तो 750 आरपीएम पर हम लोगों को जो मैक्सिमम स्पीड मिलती है वो मिलती है 58.5 की। जितने भी स्टैंडर्ड हम लोगों ने देखे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग होती है स्पीड की 16 से लेकर 58.5 की, यानी कि मैक्सिमम 60 kmph तक ये मोटर जा सकती है। हाँ, एक्सेप्शनली अगर हम लोग बाइक के केस में बात करें, क्योंकि बाइक का जो टायर का डाया होता है वो बड़ा होता है, 17 इंच हो सकता है, 18 इंच हो सकता है, तो वहाँ पर आपको स्पीड ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन बाइक के केस में भी जो मैक्सिमम स्पीड जा पाती है हब मोटर के केस में, वो जाती है 80 kmph तक की। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी मोटर अगर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा की है, तो कुछ मैन्युफैक्चरर 100 kmph का क्लेम जरूर करते हैं, लेकिन वो फ्री आइडल कंडीशन में ही, यानी कि जब आपके व्हील पर लोड नहीं होता है तब जाती है उसके आरपीएम हम मोटर के, लेकिन लोड पर 80 kmph से ज़्यादा नॉर्मली हम मोटर की स्पीड नहीं जाती है। दोस्तों, हम मोटर के सभी कॉमन पॉपुलर स्टैंडर्ड मॉडल्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कि मैंने बताया
कि कितने टाइप्स की हब मोटर होती हैं जो स्टैंडर्ड कॉमनली यूज्ड होती हैं, उनमें आपको क्या क्या रिम साइज मिलता है, क्या पावर रहता है, क्या आरपीएम रहता है और इस आरपीएम के अकॉर्डिंगली क्या स्पीड मिलती है। अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो मिस किया हो तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। करेंगे हब मोटर की एक और मेन लिमिटेशन की, जो कि होता है फिक्स टॉर्क। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक हब मोटर के परफॉर्मेंस ग्राफ को स्टडी करेंगे और समझेंगे स्पीड वर्सेस टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको जो ग्राफ दिख रहा है वो एक स्पीड और टॉर्क के बीच में है। आप नोटिस करेंगे कि इनिशियली लो स्पीड में आपका टॉर्क मैक्सिमम है, जो कि एक हब मोटर की मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि स्टार्टिंग में आपको हाई टॉर्क मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है टॉर्क काफ़ी सडनली डाउन होता जाता है और मैक्सिमम आरपीएम पे टॉर्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और इनिशियली जो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वो आपकी टॉर्क की अपर लिमिट होती है, यानी कि इस टॉर्क से ज़्यादा आप किसी भी कंडीशन में टॉर्क अचीव नहीं कर सकते हैं। इससे ऊपर के टॉर्क पे आप जाएंगे तो या तो हब मोटर की स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी या आपकी हब मोटर रुक जाएगी एक तरह से। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें एफिशिएंसी की, तो हब मोटर के साथ एक जो लिमिटेशन होती है वो ये होती है, सभी कॉमनली हब मोटर के साथ जो लिमिटेशन होती है कि स्टार्टिंग की इनिशियल स्पीड में आपको हाई एफिशिएंसी डिलीवर हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 10 से 20 kmph पर ये हब मोटर्स जो होती हैं आपकी हाईएस्ट एफिशिएंसी को डिलीवर कर देती हैं, लेकिन अगर मैं एवरेज ट्रेवल रेंज की बात करूँ, ट्रेवल स्पीड की बात करूँ, तो वो होती है तकरीबन आप 30 से 45 kmph की ट्रेवल स्पीड होती है एवरेज। वहाँ पर हब मोटर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। एवरेज एफिशिएंसी इसलिए हब मोटर की 80% के आसपास ही कंसिडर की जाती है। तो ये तो हम लोगों ने बात की अगली मेजर लिमिटेशंस की, जो कि थे हमारे एफिशिएंसी के और फिक्स टॉर्क के। अगली जो लिमिटेशन है वो है टेक्नोलॉजी की। हब मोटर की टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा अपग्रेड नहीं हुई है, अपडेट नहीं हुई है, जितने की हमारी मिड ड्राइव मोटर की टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है। और टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट कंसर्न हो जाता है हमारी इफिशिएंसी से। इफिशिएंसी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है कि हब मोटर की एवरेज इफिशिएंसी जो निकल कर आती है 80% के आसपास निकल कर आती है, लेकिन अगर हम लोग एवरेज ट्रेवल रेंज के हिसाब से देखेंगे तो ये शायद 80% से भी कम हो जाएगी। और अगर एडवांसमेंट की बात करें तो कॉमनली आज भी हमारे लोकल मार्केट में जो हब मोटर्स अवेलेबल होती हैं वो होती हैं बिल्ड डीसी हब मोटर्स। जबकि अगर मैं टेक्नोलॉजी अपडेशन की बात करूं, अपग्रेडेशन की बात करूं, तो अभी मिड ड्राइव मोटर में मेनली जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं हाईली इफिशिएंट पीएमएसए मोटर्स यूज़ करते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं पीएमएसए मोटर यानी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। अब इन मोटर्स के साथ एक तो बात हो जाती है इफिशियंसी की, इनकी जो एवरेज इफिशियंसी होती है वो 90% से ज़्यादा होती है। कुछ केसेस में इनकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी नोटिस की गई है वो 97-98% तक नोटिस की गई है। इसके अलावा चूँकि ये एक तरह से ये एसी मोटर्स होती हैं, इनको हम लोग पीएमएसए मोटर को एसी मोटर्स भी बोलते हैं, इसलिए इनमें जो टॉर्क रिपल्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इनका जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होता है परफॉर्मेंस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाई स्पीड तक ये लोग, काफ़ी हाई आरपीएम तक ये जो मोटर होती हैं कॉन्स्टेंट टॉर्क डिलीवर करती हैं। इनका जो टॉर्क होता है सडनली बीएलडीसी मोटर की तरह एकदम डाउन नहीं होता है, और उसके बाद इस पर्टिकुलरली आरपीएम रेंज के ज़्यादा आगे जाने के बाद इनका टॉर्क गिरना चालू होता है, वो भी काफ़ी स्मूथली और काफ़ी स्लोली गिरता है। तो टॉर्क रिपल्शन ज़्यादा होता है, टॉर्क डिलीवरी काफ़ी हायर आरपीएम तक कांस्टेंट होती है, इसके अलावा एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों इन मोटर्स का जो नॉइस होता है, इनका जो साउंड होता है वो बिल्ड डीसी मोटर के कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है। इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी स्मूथ होते हैं, और इसके बाद इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है बिल्ड डीसी मोटर के कंपेरिजन में, क्योंकि इनकी पावर डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह से वेट में भी ये बिल्ड डीसी मोटर से हल्की होती हैं। तो टेक्नोलॉजी का एक मेजर डिफरेंस आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, जो कि हमारे एफिशिएंसी से यानी कि पावर कंस्ट्रेंट से है, और डायरेक्टली हमारे व्हीकल की ट्रेवल रेंज से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी बैटरी साइज की लिमिटेशंस की वजह से। एक और जो मेजर लिमिटेशन होती है हब मोटर के साथ वो होती है इनका अनस्प्रंग इफेक्ट। और यही वो कारण है कि जिसके कारण कि हब मोटर्स का जो पावर होता है वो हमारे यूज़ के हिसाब से लिमिटेड होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हब मोटर 2 से 3 किलोवाट के बीच में ही यूज़ होती है मैक्सिमम। अगर पावर की बात करूं तो स्पेशली टू व्हीलर के केस में इसके ऊपर की मोटर्स को आपने रेयरली नोटिस किया होगा, और उसका ये कारण होता है कि हब मोटर के कारण अनस्प्रंग इफेक्ट आता है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि अनस्प्रंग होता क्या है। दोस्तों अनस्प्रंग वो मास होता है, अनस्प्रंग मास मतलब वो वेट होता है जो कि हमारे सस्पेंशन के नीचे का वेट होता है, जो कि रोड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और सस्पेंशन का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। अब इसका जो इफेक्ट होता है हमारी व्हीकल्स के ऊपर वो ये होता है कि अनस्प्रंग मास यानी कि बिना सस्पेंशन का जो मास होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे व्हीकल की राइड क्वालिटी, राइड कंफर्ट
और हैंडलिंग पर उसका इफेक्ट आता है। एग्जाम्पल के लिए और आपको अच्छी तरह से बताता हूँ, हब मोटर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हब मोटर हमारे रेयर व्हील में फिट होती है, तो पूरा वजन रेयर व्हील में आ जाता है। अगर मैं एक नॉर्मल व्हीकल की बात करूं, पेट्रोल स्कूटर की बात करूं और एक हब मोटर वाले स्कूटर की बात करूं, तो यहाँ पर व्हील के डिफरेंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हब मोटर की वजह से हमारे रेयर टायर का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस अनस्प्रंग वेट के कारण होता ये है कि जब भी हमारी जो बाइक है वो किसी अनइवन सरफेस पर चलती है, रफ सरफेस पर चलती है, या किसी गड्ढे में या किसी स्पीड ब्रेकर पर चलती है, तो होता ही है कि जो भी थोड़ा बहुत वर्क जो होता है वो इस हाई वेट के कारण हमारी पूरे व्हीकल की बॉडी में ट्रांसमिट होता है। इसके कारण ही हमारे हब मोटर में, जो कि आपने नोटिस भी किया होगा, रफ सरफेस पर काफ़ी ज़्यादा जर्क लगते हैं। कभी गड्ढे में हमारी गाड़ी चली जाती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है, हम लोगों को एक झटका सा फील होता है, क्योंकि यहाँ पर हाई वेट के कारण हमारा जो सस्पेंशन सिस्टम है पूरे इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है। और इसीलिए हम मोटर के केस में आपकी राइड क्वालिटी, राइड कंफर्ट और इवन हैंडलिंग, क्योंकि जर्क ज़्यादा होता है तो हमारे हैंडलिंग पर भी इफेक्ट आता है। ये सभी के सभी कारण होते हैं जो कि हम मोटर के केस में अफेक्ट करते हैं। जबकि मिड ड्राइव मोटर के केस में भी अनस्प्रंग मास होता है, क्योंकि सस्पेंशन उसके ऊपर होता है, लेकिन मिड ड्राइव मोटर चूँकि डायरेक्ट व्हील में नहीं लगती है, व्हील से दूर लगती है, तो ये जो लोड होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फ्रंट व्हील और रेयर व्हील के बीच में एक तरह से। इसीलिए मिड ड्राइव मोटर के केस में अनस्प्रंग मास जो होता है वो कम इफेक्टिव होता है, जबकि हम मोटर के केस में ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जो कि हमारे हैंडलिंग, राइड क्वालिटी और कंफर्ट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट। इसीलिए हाई वेट की मोटर अगर हम लोग गलती से यूज़ कर लें हमारी मोटरसाइकिल में या हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो हमारी राइड क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देंगे। इनफैक्ट हमारे सस्पेंशन ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं हम मोटर के केस में। जो हम मोटर के केस में निकल कर आता है वो निकल कर आता है मेंटेनेंस का, क्योंकि हम मोटर डायरेक्टली एक्सपोज होती हैं डस्ट में, वाटर में, और डायरेक्टली जर्क का इफेक्ट हम मोटर के ऊपर आता है, क्योंकि व्हील में फिट होती हैं। इसलिए हम मोटर में जो मेंटेनेंस इशू होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ मिड ड्राइव मोटर, क्योंकि मिड ड्राइव मोटर की जो फिटिंग होती है काफ़ी इनक्लोज में होती है, इसलिए उसका डस्ट का, वाटर का और इनफैक्ट जर्क का इफेक्ट मिड ड्राइव मोटर पर काफ़ी कम होता है। इसलिए अगर रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी की बात हो तो मिड ड्राइव मोटर ज़्यादा बेहतर मानी जाती है हम मोटर के कंपेरिजन में। अब मिड ड्राइव मोटर के कुछ मेजर एडवांटेज की, मेजर बेनिफिट्स की, उनमें सबसे पहले आता है फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब है परफॉर्मेंस की फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, पावर, एक्सीलरेशन, टॉर्क की फ्लेक्सिबिलिटी। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि मिड ड्राइव मोटर आपके व्हील के साथ डायरेक्ट नहीं लगती है, व्हील में नहीं लगती है, मिड ड्राइव मोटर अलग से फिट होती है, और व्हील और मिड ड्राइव मोटर को हम लोग ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन के थ्रू आपस में एक दूसरे से कपल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हमको मेजर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम लोग जब ट्रांसमिशन रेशियो का सिलेक्शन करते हैं मोटर बेल्ट और पुली के रूप में या फिर चेन स्प्रॉकेट के रूप में, तो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका रेशियो सिलेक्शन कर सकते हैं ट्रांसमिशन रेशियो का। मान लीजिए अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आप लोअर ट्रांसमिशन रेशियो पे चले जाइए, तो आपको ज़्यादा स्पीड मिल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो आप हायर ट्रांसमिशन रेशियो पे चले जाइए, आपको हायर टॉर्क मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको हायर इफिशिएंसी अचीव करनी है तो आप देख लीजिए मोटर की हायर इफिशिएंसी किस आरपीएम पर मिल रही है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रांसमिशन रेशियो का सिलेक्शन कर लीजिए बेस्ड ऑन कि आपकी एवरेज ट्रेवल रेंज क्या है। मान लीजिए आपकी एवरेज ट्रेवल रेंज 40 kmph के आसपास की है। अब आप मोटर की इफिशिएंसी देखिए कि किस मैक्सिमम इफिशिएंसी पे, किस आरपीएम पे आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी मिल रही है, और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रांसमिशन रेशियो का यूज़ कर लीजिए, तो डेफिनेटली आपके व्हीकल में आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी मिलेगी आपकी एवरेज ट्रेवल रेंज के ऊपर। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्पीड सिलेक्शन कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टॉर्क का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हब मोटर में ये होता नहीं है। किसी पर्टिकुलर स्पीड को अचीव करने के लिए आपको डिफरेंट मोटर की मॉडल की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर वो स्पीड उस डिफरेंट मॉडल्स में नहीं है तो आपके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। लेकिन मिड ड्राइव मोटर के केस में आप इन्फिनिटी टाइप की सिलेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पीड और टॉर्क के अचीवमेंट ले सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक कन्वर्जन में, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अब क्योंकि मिड ड्राइव मोटर के सिलेक्शन के केस में आप फ्री हैं कि आप हाईली एडवांस पीएमएसए मोटर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसके कारण कि आपका वेट और साइज़ तो कम्पेक्ट हो ही जाता है, साथ में आपकी इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है आपकी ट्रेवल रेंज से, क्योंकि आपकी स्पेस कंस्टेंट है तो मोटर छोटी हो गई, कॉम्पैक्ट हो गई है, लाइट वेट हो गई है, तो स्पेस कंस्टेंट भी आपका कम हो गया है। फिर आपका बैटरी स्टोरेज भी अगर छोटा है, क्योंकि इनकी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो आपको ज़्यादा ट्रेवल रेंज मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट आपको टू व्हीलर के केस में स्पेशली ज़्यादा मिल जाते हैं पीएमएसए मोटर के साथ। इसके अलावा चूँकि इनका मेंटेनेंस कम होता है,
तो ये एक और फ़ायदा हो जाता है ड्यूरेबिलिटी का, व्हीकल्स की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है इस केस में। फिर चूँकि अनस्प्रंग मास का इफेक्ट मिड ड्राइव मोटर के ऊपर काफ़ी कम होता है, इसीलिए आपकी राइडिंग हैंडलिंग, राइड क्वालिटी, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी हद तक काफ़ी सुटेबल होते हैं आपके व्हीकल के साथ। तो आपकी राइड क्वालिटी, राइड हैंडलिंग, राइड कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है मिड ड्राइव मोटर के केस में। तो दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे मेजर बेनिफिट की हम लोगों ने बात की है जिसके कारण कि मिड ड्राइव मोटर्स ज़्यादा प्रीफर की जाती है इन कंपेरिजन ऑफ हब मोटर्स, स्पेशली जब बात होती है हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, स्पेशली टू व्हीलर्स के केस में। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपसे अगेन हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कि प्लीज़ अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें।